2020 में गलवान वैली फेस ऑफ के बाद पूरे देश में एक लहर सी दौड़ी थी, बाइकॉट चाइनीज गुड्स। बहुत से लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं लेकर इंडियन कंपनीज को सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने भी चाइनीज कंपनीज और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। उस टाइम पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इंडिया की इंपोर्ट चाइना से बहुत कम हो रही होगी, जल्द ही हम चाइना से इंपोर्ट बंद ही कर देंगे, या बंद नहीं कर पाए तो कम तो जरूर कर रहे होंगे। बट एक्चुअली 2020 के बाद 2021 में और 2022 में इंडिया के इंपोर्ट्स चाइना से बढ़ चुके हैं और 2022 में हमने $119 बिलियन का इंपोर्ट किया चाइना से, जबकि ये फिगर 2021 में $97 बिलियन था। और जहां तक चाइना को हमारी एक्सपोर्ट्स की बात है तो हमारी एक्सपोर्ट्स 38% गिर चुकी है पिछले साल के मुकाबले, और इसके साथ हमारी ट्रेड डेफिसिट पहुंच चुकी है ऑल टाइम हाई पर $102 बिलियन। एक्सपोर्ट घटने का रीजन चाइना में चल रही कोविड प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इंपोर्ट्स क्यों बढ़े हैं? तो क्या हम ये समझे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फेल हो रही है? जो हर जगह हम रोज सुनते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, क्या ये सब झूठ है? क्या हम चाइना से इंपोर्ट्स कम करने के काबिल नहीं हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है इंडिया में कि हमारी इंपोर्ट्स चाइना से कम हो ही नहीं रही है? चलिए इन सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंपोर्ट्स बढ़ने के पीछे कुछ ऐसे रीजंस है जिसे किसी बाइकॉट मूवमेंट या फिर सेंटिमेंट से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आज हम इनके सॉल्यूशंस की बात जरूर करेंगे। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाएगी। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके जरूर पढ़ सकते हैं। करीब 10 साल पहले इंडिया चाइना से क्या इंपोर्ट करती थी? सबसे ज्यादा फिनिश्ड चीप गुड्स लाइक टॉयज, मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप्स डायरेक्टली चाइना से बन के आते थे। फायर क्रैकर्स, दिवाली लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी चाइना से ही बन के आते थे। शॉर्ट में कहूं तो इंडिया मोस्टली इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स, लेकिन मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स और इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर भी हमारी चाइना से इंपोर्ट्स नहीं घटी। इसका जवाब आपको मिलेगा इस लिस्ट में। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया चाइना से मेजरली इनपुट गुड्स इंपोर्ट कर रही है। मतलब एक फोन को हम इंडिया में बना तो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स को हम दूसरे कंट्रीज से ही मंगा रहे हैं, और उसमें टॉप में है चाइना। हमारे इंपोर्ट बिल में टॉप पर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फिर है मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, व्हीकल पार्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके काउंटर में आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में फॉरेन कंपनीज आ रही है जो मैन्युफैक्चर करेगी इनपुट गुड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनीज चाइना छोड़ रही है वो ज्यादातर वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में जा रही है, और वैसे भी उनके पास बहुत से ऑप्शंस है, सिर्फ इंडिया नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या चाइना ने सिर्फ दूसरे कंपनीज का वेट किया था कि दूसरे कंपनीज मेरे कंट्री में आए और मैन्युफैक्चर करे तब हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे? नहीं, पहले उन्होंने अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करी, इकोसिस्टम डेवलप किया, उसके बाद ही दूसरी कंपनीज आई चाइना में। तो फिर हम वही इनपुट गुड्स, रॉ मटेरियल्स क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में ही? इसके पीछे 3 फाउंडेशनल रीजंस है, और सबसे पहली है लैक ऑफ इनोवेशन। लेकिन इस वीडियो में हम इनोवेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कार को डिजाइन करके असेंबल करना इजी है इन कंपैरिजन टू उसके इंजन को डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करना। वैसे ही एक मोबाइल को डिजाइन करके असेंबल करना इजी है इन कंपैरिजन टू उसके चिपसेट या फिर डिस्प्ले को बनाना, क्योंकि रॉ मटेरियल्स और इनपुट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए इमेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया अपनी जीडीपी का 0.66% इन्वेस्ट करती है R&D पर, जहां यूएसए 3.4% करती है, चाइना 2.4% करती है, जापान 3.2%, फ्रांस 2.3%, जर्मनी 3.1% और टॉप पर है इजराइल 5.4%। इसी कारण से इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर भी 40 रैंक पर आती है, जबकि यूएसए सेकंड है, चाइना 11th है, फ्रांस 12th है और जापान 13th है। और इंडिया से बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी इंडिया से ऊपर रैंक करती है। नंबर्स में बात करें तो जहां यूएसए ने 2022 में $679 बिलियन इन्वेस्ट किए थे R&D पर, चाइना ने $551 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, वहीं इंडिया ने सिर्फ $65 बिलियन इन्वेस्ट किए, और बाकी कंट्रीज की स्पेंडिंग इस प्रकार है। लेकिन इंडिया अपने R&D बजट को कहां स्पेंड करती है? इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया की ऑलमोस्ट 50% स्पेंडिंग मेडिकल, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसी कारण से इंडिया मेडिकल और डिफेंस के सेक्टर में बहुत प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ 9.8%, स्पेस में सिर्फ 8.9% और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 8.8%। इंडिया पेटेंट्स फाइल करने में भी वर्ल्ड में बहुत पीछे है, और इसका रीजन है बैड इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट यूएसए ने 2021 में 4.7 लाख पेटेंट्स ग्रांट किए। चाइना ने यूएसए से भी ज्यादा 7.5 लाख, जापान ने 3.2 लाख, साउथ कोरिया ने 1.9 लाख, लेकिन इंडिया ने सिर्फ 38,000 पेटेंट्स ग्रांट किए हैं। इनोवेशन नहीं होने के कारण हमने पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया में बहुत कम मेजर इन्वेंशंस देखे हैं। अगर इंडिया कुछ अपना क्रिएट नहीं करेगी तो इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। आज हम वेस्टर्न कंपनीज पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आज वो कंपनीज हमें सॉफ्टली थ्रेटन भी करती है। तो फिर हम अपने प्रोडक्ट्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इन्वेंशंस नहीं करेंगे तो यूएसए और चाइना को बीट कैसे करेंगे। बट हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट R&D पर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रही है। इसके पीछे सबसे पहली रीजन है द इंडियन माइंडसेट। आज आप किसी भी पेरेंट से पूछोगे कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो, तो क्या वो ये कहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा करे जो किसी ने कभी नहीं किया हो, बल्कि वो यही कहेंगे कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी लड़की मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। और अगर आप ये पूछते हैं कि उनके हिसाब से अच्छी नौकरी कौन सी है, तो उसकी लिस्ट ये है: गवर्नमेंट जॉब, IAS, IPS, CA, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया में एक ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि भेड़ चाल को फॉलो किया जाता है। पड़ोसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी को भी रिस्क लेना ही नहीं है, सब सिंपल एंड स्टेबल लाइफ चाहते हैं। चलो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भी बहुत से प्रोज है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन माइंडसेट ऐसा क्यों हो चुका है, क्योंकि इंडिया पहले से ऐसा नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय की मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी। हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने कुछ ऐसे खोज किए थे जिन्हें आज मॉडर्न साइंस ने कुछ समय पहले किया है। लेकिन जब इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में आई तब कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया को खोखला आज भी कर रहा है। दरअसल अर्ली 1800s में ब्रिटिशर्स को यह समझ आ चुका था कि इंडियंस को लूटते रहना है तो इनके रिबेलियंस को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसका मकसद था उस रीजन को ढूंढना जिसके कारण इन रिबेलियंस को मोटिव मिलता था। उनके सर्वे में यह पता चला कि इंडिया में ऐसा कोई विलेज नहीं है जहां पर स्कूल्स ना हो, और ये सारी की सारी स्कूल्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस पर चलती थी। किसी स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लिया जाता था। हमारी एजुकेशन सिस्टम बेस्ड थी प्रज्ञा, शील और समाधि पर, जिसके कारण इंडियंस में क्यूरियोसिटी माइंडसेट बिल्ड होती थी। ब्रिटिशर्स को इंडियंस की क्यूरियोसिटी को ही खत्म करना था, इसलिए उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को अबॉलिश किया और एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज किया जिसमें स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को खत्म किया जाता था एग्जाम्स में बिजी करके, और हर स्टूडेंट को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया जाता था, चाहे वो 40% लाए या 90% लाए। इस चीज का रिजल्ट आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, जहां यूएसए में 89% R&D बिजनेसेस और इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है, वहीं इंडिया में यह नंबर 43% है, क्योंकि यहाँ कंपनीज को वो लोग मिलते ही नहीं है जो उनके लिए इनोवेट करे। बट इसमें सिर्फ लोगों की गलती नहीं है। आज अगर कोई रिसर्च करने निकल जाए, कुछ इन्वेंट करने निकल जाए, तो क्या उसे वो प्लेटफॉर्म मिलेगी जहां उसे सारी सुविधाएं मिले? इसलिए सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें जरूरत है कोलैबोरेटिव मेथड को यूज करने की। हमारी जो छोटी बड़ी हर तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है, उनमें अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऐड करने होंगे जो कोलैब कर सकते हैं छोटी बड़ी कंपनीज के साथ। कंपनीज इंस्टीट्यूट्स में आए, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करें और स्टूडेंट्स उनके लिए इनोवेट करेंगे। इसके साथ हम हर स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनोवेशन लैब भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जहां कोई भी आकर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कर सकता है और उन्हें सारी इक्विपमेंट्स और सारी सुविधाएं दी जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से। और उन इनोवेशन लैब्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर भी एस्टैब्लिश कर सकती है। साथ में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएशन को प्रमोट करना होगा। R&D के लिए फंड्स प्रोवाइड करने होंगे जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो। इसके कारण विलेजेस में जो बच्चे हैं वो भी R&D के फील्ड में आ पाएंगे, क्योंकि इंडिया का मेन टैलेंट तो गांव में ही रहकर खत्म हो जाता है। R&D को प्रमोट करने से इंडियन कंपनीज को भी टैलेंट एक्विजिशन में आसानी होगी। इंडिया में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल के लेवल की कंपनीज बन पाएगी। नेक्स्ट ChatGPT जैसी इन्वेंशंस इंडिया में होगी। वेस्टर्न कंपनीज को कॉपी करने के बजाय नए आइडियाज पर स्टार्टअप स्टार्ट किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया से ब्रेन ड्रेन कम होगी। आज हम बहुत प्राउड से कहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में CEO इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में 20% इंडियन काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें इंडिया में वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, वो कंपनीज नहीं मिलती है, जिसके कारण वो इंडिया छोड़ देते हैं। नॉट एवरीवन बट मेनी ऑफ देम। रियलिटी में ये बात हमारी ताकत नहीं है,
हमारी कमजोरी को दर्शाता है। क्या हम इतने आत्मनिर्भर बन चुके हैं कि हम टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन आखिर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काम कर ही नहीं रही है इस फील्ड में। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के कारण इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81st रैंक से 40th रैंक पर आई। जो हमने कोलैबोरेटिव मेथड की बात करी थी उसे कुछ इंस्टीट्यूट्स में इंप्लीमेंट किया भी गया है। इंडिया में 9 इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें 8 IITs है, वहाँ इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच कोलैबोरेशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। बट 140 करोड़ के देश में 8-10 इंस्टीट्यूट्स के बच्चे ही इनोवेट करेंगे तो क्या होगा? और वहाँ भी वही बच्चे हैं जो IIT में एडमिशन ले पाते हैं। हमें हर छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स में R&D फैसिलिटीज को स्टार्ट करना होगा। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।